सो हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, उसके ब्रीदिंग की कैसी क्या-क्या प्रोसेस हैं। फिर हमने देखा था कि कैपेसिटीज़ क्या-क्या है हमारी रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग, देन क्या-क्या वॉल्यूम्स है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर हमने देखा था कि एक्सचेंज ऑफ द गैसेस कैसे होता है, किसका पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हैं और किसका कहाँ पर ज़्यादा होता है, कौन-सी गैस का कहाँ पर कम। फिर हमने सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक-दूसरे को एक्सचेंज करती हैं और कहाँ पर एक्सचेंज करती हैं। तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। सो आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस कि गैसेस का जो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है दोनों का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है। ठीक है। सो द ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। यहाँ पर हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो एक ऐसा मीडियम है जो कि पूरे हर एक ऑर्गन तक जाता है। यानी कि अगर एक चीज को दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना है, हमको एक चीज को अगर हमको ट्रांसफर करना है हमारी बॉडी में एक डिस्टेंट ऑर्गन तक या कहीं दूर पहुंचाना है हमारी बॉडी में, तो वो सारा काम करता है हमारा ब्लड। तो ब्लड ही सिर्फ एक ऐसा मीडियम है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है। सो द अबाउट 97% ऑफ द O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द RBC इन द ब्लड। अब ब्लड में क्या क्या होता है, देखिए ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में हमारा क्या होता है, ब्लड में एक तो देखिए ब्लड में क्या क्या मिलेगा आपको। ब्लड में आपको मिलेगा WBC, ब्लड में आपको मिलेगा RBC, ब्लड में मिलेगा आपको प्लेटलेट्स और ब्लड में आपको सीरम, ये सब प्रोटीन्स वगैरह वो सब मिलेंगे। तो मेन चीज़ क्या है ब्लड में, एक तो ब्लड में प्लाज्मा है मेन चीज़, जो कि लिक्विड होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। एक आपका है RBC, WBC जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिलेगी हमको, ब्लड में मिलेगी। अब इसमें जो RBC है, सो RBC हमारा ट्रांसपोर्ट में मैन पार्टिसिपेंट होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है RBC, स्पेशली फॉर O2 ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। वो कितना परसेंट, 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द RBC इन द ब्लड। अगर हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वहां पर 97% ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का किसके थ्रू हो रहा है, वो RBC के थ्रू हो रहा है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के केसेस में अलग है, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है। सो रिमेनिंग 3%, 97% हो गया। अब कितना परसेंट बता, आपका 3% बता। तो 3% O2 इज कैरीड आउट बाय ए डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। अब जो मैंने यहाँ पर प्लाज्मा बताया था जो कि एक लिक्विड होता है, तो उसको लिक्विड को हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो 3% किसके थ्रू हो रहा है, वो प्लाज्मा के थ्रू हो रहा है। ठीक है। वो कैसे हो रहा है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड में 20 से 25% जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो RBC के थ्रू हो रहा है। जबकि 70% जो होता है वो एज ए बाइकार्बोनेट्स होता है। कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे अभी स्लाइड्स में। अभी हम एक ओवरऑल देख रहे हैं, बाकी फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें कितना बचा, 20 to 25% ब्लड के थ्रू हो गया, यानी कि RBC के थ्रू हो गया, 70% हो गया बाइकार्बोनेट के थ्रू और बचा 7%, और 7% हो रहा है आपका डिसॉल्व स्टेट यानी कि प्लाज्मा के थ्रू। जैसा कि हमने O2 में देखा था कि वो 3% था और यहाँ पर ये 7%। ओके। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अब यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। सो हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड आयन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन दी आरबीसी। हीमोग्लोबिन क्या है, अब हीमोग्लोबिन जो आरबीसी हमने पढ़ा, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। अब आरबीसी के अंदर होता है एक हीमोग्लोबिन जो कि आयन कंटेनिंग, आयरन जो लिखा है आयन कंटेनिंग कलर, रेड कलर आयन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीम प्लस ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम मतलब आयन और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ठीक है। सो O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब O2 जब ट्रांसपोर्ट होगा O2 का, तो ये कहां पर होगी, ये सारी चीजें एल्वियोलाई के अंदर या एल्वियोलर साइट पर होंगी। वहां पर क्या होगा कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वहां पर ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ और वो क्या बनाएगा, फिर एक मॉलिक्यूल बनाएगा जिसको हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो वो जब मॉलिक्यूल बनाएगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब वो एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड में। ठीक। नाउ ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। अब एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो कितने मॉलिक्यूल को, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी कर रहा है, एक साथ वो 4 मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एट ए टाइम। ठीक। सो द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। मतलब कि जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा होगा वहां पर बाइंडिंग होगा, जहां पर कम होगा वहां पर डिसोसिएशन होगा, यानी कि टूट जाएगा वो, और वो O2 अलग हो जाएगा और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। तो एल्वियोलर साइड पर क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा होता है तो वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, जबकि टिश्यू लेवल पर ऑपोजिट है ये। ठीक। नाउ द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2
hydrogen ion concentration and temperature are the factors which can interfere with this binding. अब जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा होगा तो वहां पर CO जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा और O2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो वहां पर ऑक्सीजन तो बाइंड नहीं करेगा हीमोग्लोबिन के साथ। और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, देन दूसरा है टेम्परेचर, जो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पर भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। ठीक है। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation. A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the partial pressure of O2. This curve is called the oxygen dissociation curve. अगर हम एक आपको याद रखना है, डायग्राम में देख सकते हैं ये वाला, कि ये यहाँ पर जो दे रखा है इस साइड में ये आपको दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, PO2। ठीक है, 20, 40, 60, 80, 100 ये mm of Hg में दे रखा है। ठीक है। ऊपर आपको दे रखा है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। अगर हम दोनों को ऐसे प्लॉट करते तो वहां पर एक कर्व बनता है। ये जो कर्व रेड कलर का दे रखा है इसको हम सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कर्व। और इस पूरे डायग्राम को हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और इस कर्व की शेप, कर्व को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलेंगे, बट अगर पूछे कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है तो आपको बताना है वो कैसा होगा। उसकी शेप होगी सिग्मोइड। ठीक है। नाउ हाईली यूजफुल इन स्टडिंग, इसका काम क्या है कि ये हमको स्टडी करने में हेल्प करता है, जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, HN कॉन्सेंट्रेशन, ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद द हीमोग्लोबिन। यहाँ पर हमने देखा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है तो O2 बाइंड नहीं करेगा। अगर पीएच कम है यानी कि एसिडिक मीडियम ज्यादा है जो कि हमारा टिश्यू लेवल पे मिलता है तो वहां पर ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगा। दूसरा, टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पर भी हमारा ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगा। तो तीनों चीजों में अगर ये ज्यादा है तो वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर दे रखा है, देखिए कि इन now in the alveoli where there is high partial pressure of O2, low partial pressure of CO2, lesser HN concentration, HN concentration ज्यादा होगा तो pH कैसा होगा? ज्यादा होगा। now lower temperature, temperature भी कम होता है। the factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin। ठीक है। जहां पर जितना ज्यादा HN कॉन्सेंट्रेशन होगा यानी कि एसिडिक मीडियम वहां पर ज्यादा है और पीएच वहां पर कम होगा तो ये आपको पीएच इसका ऑपोजिट होता है HN कॉन्सेंट्रेशन के। ध्यान रखना है आपको। ठीक है। पीएच ज्यादा, एचएन कॉन्सेंट्रेशन कम। जितना ज्यादा पीएच वहां पर ऑक्सीजन उतना ही ज्यादा बनेगा। टिश्यू लेवल पे पीएच कम होता है यानी कि एसिडिक मीडियम होता है तो वहां पर ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है। ठीक है। सो दी ऑल फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये आपको यहाँ पर एमसीक्यू बनता है। आपको एमसीक्यू में दे देगा कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर आपको इसका वैल्यू ऊपर नीचे करके दे देगा तो आपको वो देखना है यहाँ पर। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि एल्वियुलर साइट पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा होना चाहिए, CO2 का कम होना चाहिए, पीएच लेवल ज्यादा होना चाहिए यानी कि HN कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए। ठीक है। और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जबकि टिश्यू लेवल पर कैसा है? वेर इज द टिश्यू लेवल वेर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाई HN कॉन्सेंट्रेशन यानी कि पीएच वहां पर कम होगा। ठीक है। पीएच कैसा होगा? कम होगा। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट टिश्यू लेवल पर, क्योंकि पूरी प्रोसेस यहाँ पर पूरी मैकेनिज्म होती रहती है तो वहां पर उसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और HN कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और PCO2 ज्यादा होगा तो वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। जबकि वहां पर डिसोसिएशन होगा इस मॉलिक्यूल का, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा। ठीक है। ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। ठीक है। This clearly indicate that O2 gets bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociated at the tissue। अब इन सारी चीजों से हमको पता चल रहा है कि जो एल्वियुलर साइट है यानी कि लंग्स में ऑक्सीजन का एसोसिएशन हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है HB के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ और वो बना रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जबकि टिश्यू लेवल पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है और वहां पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों अलग हो जा रहे हैं। जो ऑक्सीजन वहां पर अलग हुआ है वो सेल के फंक्शनिंग या सेल का जो काम है जिसके लिए हमने ये सारी प्रोसेस करी है वहां पर O2 सेल ले लेगी और वहां से CO2 रिलीज कर देगी सेल। ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई यहाँ पर कैसे होता है। नाउ एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है कि जब 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा तो वहां पर वो केवल 5 ml O2 को ही ट्रांसपोर्ट कर पाएगा एट द टिश्यू, फॉर टू द टिश्यू। ठीक है। नाउ अभी हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड अब देखेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। आपको थोड़ा सा उससे डिफरेंट मिलेगा, आप मान सकते हैं थोड़ा सा जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है। सो द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अभी जब हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है तो वहां पर ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना है।
और ये हीमोग्लोबिन के थ्रू हमने देखा था कि ये 20 से 25% तक ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि मैक्सिमम किसके थ्रू कर रहा था? एज ए बाइकार्बोनेट। कितना? अप्रॉक्स 70%। ओके, सो दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. So this binding is related to the partial pressure of CO2. Partial pressure of O2 is a major factor which could affect this binding. जैसा कि हमने O2 के केस में देखा था, सेम CO2 के केस में भी यही रहेगा। जहां पर CO2 का प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर एसोसिएशन होगा HB के साथ, जहां पर कम होगा वहां पर डिसोसिएशन होगा। सेम O2 की तरह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई एंड PO2 इज लो एज इन टिश्यू। टिश्यू में क्या होता है? जैसा मैंने बताया था कि वहां पर CO2 ज्यादा होता है, O2 कम होता है। तो वहां पर CO2 ज्यादा है तो CO2 वहां पर ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके क्या बना लेगा? कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बना लेगा एट द लेवल ऑफ द टिश्यू। ठीक है, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर वेयर व्हेन PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई एज इन एल्विलाई, जो कि एल्विलाई लंग सरफेस पे मिलेगा। वहां पर डिसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और वो फिर वहां पर कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन टूट जाएगा। ठीक है, और वो अलग अलग डिवाइड कर जाएगा CO2 और हीमोग्लोबिन। ठीक है, दैट इज CO2 विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यू इज डिलीवर्ड एट दी एल्वेयर। अब देखो दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि जो O2 है वो बाइंड कर रहा है एल्विलर साइट पर और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है। जो CO2 है वो बाइंड कर रहा है टिश्यू लेवल पर, बना रहा है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन है वो डिसोसिएट हो रहा है टिश्यू लेवल पर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसोसिएट हो रहा है एल्विलर साइट पर। ठीक है, दोनों ऑपोजिट है। नाउ द आरबीसी कंटेन वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अभी हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा था, ये पढ़ा था हमने कि 20 to 25% जो हीमोग्लोबिन के साथ जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके थ्रू। अभी हम पढ़ेंगे बाइकार्बोनेट के साथ जो 70% हो रहा था वो कैसे हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आरबीसी कंटेन वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है in high concentration and minute quantities of the same is present in the plasma. Okay, so this enzyme facilitate the following reaction. अब इस एंजाइम का काम क्या है? देखिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक कार्बोनिक एसिड होता है जिसको H2CO3 बोलते हैं। इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। अब ये इधर साइड में HCO3 आयन बना रहा है, H आयन बना रहा है, इस साइड में CO2 और H2O बना रहा है। दोनों रिएक्शन हो रही है एक ही कंपाउंड से। कैसे कैसे किस किस डायरेक्शन में हो रही है, कहाँ कहाँ पर हो रही है, वो आपको बताएंगे इसमें। ठीक है, सो एट द टिश्यू साइट जहां पर ऑक्सीजन का क्या क्या हो रहा है वहां पर, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का एसोसिएशन होता है। ठीक है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। तो वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू द कैटाबॉलिज्म, CO2 डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड फॉर्म HCO3 एंड H आयन, HCO3 आयन एंड H आयन। देखिए, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ब्रेकिंग डाउन। दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है कैटाबॉलिज्म, एक होती है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जहां पर कोई मॉलिक्यूल टूट करके दो चीजें, दो कंपाउंड बना रहा है, यानी कि जहां पर कोई मॉलिक्यूल टूट रहा है। और एनाबॉलिज्म का मतलब है जहां पर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के थ्रू कार्बोनिक एसिड का ब्रेक डाउन हो रहा है। किस लेवल पर ये हो रहा है? टिश्यू लेवल पर। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी हो रही है टिश्यू लेवल पर, वहां पर बन रहा है HCO3 आयन और H आयन। ये दोनों मॉलिक्यूल कहां पर बन रहा है? टिश्यू लेवल पर। दूसरा, एट द एल्वियोलर साइट, ये वाली रिएक्शन कहां पर हो रही है? एल्वियोलाई में, एल्वियोलर साइट पर हो रही है ये वाली रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, इसमें क्या होगा? द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो, द रिएक्शन प्रोसीड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। टिश्यू लेवल पर यहाँ पर टिश्यू लेवल पर यहाँ पर H2CO2 ब्रेक हुआ। अब एल्वियोलर लेयर पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर रिएक्शन में बन रहा है CO2 और H2O, और यहाँ पर आयन बन रहा है। ठीक है, so thus CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2। अब यहाँ पर H आयन बना लिया इसने और HCO3 आयन बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है H2CO3, यहाँ पर टिश्यू लेवल पर बाइकार्बोनेट्स बनाए और एल्वेलर लेवल पर CO2 और O2 बनाए। तो टिश्यू लेवल पर ये जो बाइकार्बोनेट्स बने हैं ये एल्वेलर साइड पर आकर के यहाँ पर ही रिलीज करेंगे CO2 एंड H2O। ठीक है, नाउ एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2। जब हमने ऑक्सीजन की बात करी थी तो वहां पर ऑक्सीजन के केस में 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो डिलीवर कर रहा था वो 5 ml ऑफ O2 कर रहा था, जबकि CO2 के केस में ये कितना है? 4 ml ऑफ CO2 है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नाउ द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। सो रेगुलेट कैसे होता है हमारा रेस्पिरेशन? कहाँ से रेगुलेट होता है? किस ऑर्गन के थ्रू रेगुलेट होता है? ठीक है, so the human being have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of body tissue. This is done by the neural system. ये सारा जो रेस्पिरेशन का कंट्रोल है वो किसके थ्रू हो रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
जिसको न्यूरल सिस्टम भी बोलते हैं। नर्व्स का सिस्टम जो है उसको हम न्यूरल सिस्टम बोलते हैं। तो उसके थ्रू ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती है कि हमको कितना साँस लेना है, कब लेना है, कितनी स्पीड से लेना है। ठीक है? Now a specialized center present in the medulla region of the brain called the respiratory center. Respiratory center कहाँ पर present, रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा मेडुला में। ठीक है, मेडुला इज अ पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। सो मेडुला में आपको मिलेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, विच इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी और सो रेस्पिरेशन रेगुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेडुला। और मेडुला में क्या होता है? वहां पर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो पोन्स रीजन है उसमें दूसरा सेंटर प्रेजेंट होगा जिसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलेंगे। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो जब हमारा रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पर ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसका काम क्या होता है कि ये मॉडरेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को। ठीक है, ये इसको कंट्रोल कर रहा है। नाउ द कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट। Chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and हाइड्रोजन आयन। तो कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है? रिदम सेंटर के पास में प्रेजेंट होगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि मेडुला में होता है उसके पास में प्रेजेंट होगा, विच इज हाईली सेंसिटिव टू O2 एंड हाइड्रोजन आयन। ठीक है, सो न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। आपको इसमें ध्यान क्या रखना? आपको ध्यान रखना है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को। कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला में प्रेजेंट होता है। दूसरा भी सेंटर प्रेजेंट होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि पोन्स में प्रेजेंट होता है। उसका काम होता है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है। ठीक है, तीसरा कीमोसेंसिटिव एरिया होता है जो कि रिदम सेंटर के पास में होता है, वो हाईली सेंसिटिव होता है CO2 और HN के लिए। ठीक है, अब न्यूरल सिग्नल्स के थ्रू हमारी सारे रेस्पिरेशन इवन पूरी बॉडी के फंक्शन जो है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, now the increase in the now the increase in these substance can activate this center। अब ये सब्सटेंस जो आपको दे रहा था कीमो सेंसिटिव एरिया में, अगर ये CO2 हाइड्रोजन ये जो सब्सटेंस है अगर ये बढ़े घटे तो ये क्या करेंगे? ये एक्टिवेट करेंगे सेंटर को, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which these substance can be eliminated। Okay, so receptors associated with aortic arc and carotid artery also can recognize change in CO2 and HN concentration and send necessary signal to rhythm center for remedial action। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि रिसेप्टर जो कि एरोटिक आर्च जो होता है हार्ट में जो निकलता है एरोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी, इनसे रिलेटेड जो रिसेप्टर्स हैं वो भी रिकॉग्नाइज करते हैं चेंजेस CO2 और HN कंसंट्रेशन में, और फिर वो सिग्नल सेंड करते हैं रिदम सेंटर को, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करना है वो डिसाइड होता है। ठीक है, now the role of oxygen in regulation of respiratory rhythm is quite insignificant। The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant। Now comes to the disorders of the respiratory system। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर, जो कॉमन आपको 3 डिसऑर्डर्स दे रखे हैं इनके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज द अस्थमा ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल का इन्फ्लेमेशन होता है तो वहां से म्यूकस सिक्रेट होता है जो कि हमारी लंग्स में क्या एक ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वहां पर लंग्स में ये व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो वहां पर हम ये देखते हैं कि साउंड कैसा आ रहा है, उसके बेस पर हम डायग्नोसिस करते हैं। तो इसको ऑस्कल्टेशन के थ्रू जब स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करते हैं चेस्ट को और बैक को, तो वहां पर हमको पता चलता है कि अंदर कफ जमा हुआ है। तो कफ मतलब जो म्यूकस सिक्रेट होता है उसको कफ बोलते हैं। ठीक है, और वो कफ के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि अस्थमा है या फिर और कोई डिजीज है। तो अस्थमा में क्या होता है कि म्यूकस सिक्रेट होता है ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल व्हिच कॉज व्हीजिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि अस्थमा में व्हीजिंग साउंड मिलता है, जबकि एम्फाइसीमा या फिर नीचे जो डिजीज है ऐसे उसमें नहीं मिलता है। ठीक है, now the emphysema। So emphysema is a chronic disorder। Emphysema is a chronic disorder in which alveolar wall are damaged due to which respiratory surface is decreased। One of the major cause of this cigarette smoking। Emphysema में क्या होता है कि जो आपकी alveolar surface है या फिर respiratory surface है वो डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है। वो क्या हो रहा है? वो डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है, वो डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दी सिगरेट स्मोकिंग। और भी अदर फैक्टर्स होते हैं, बट यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया सिगरेट स्मोकिंग का। और जब रेस्पिरेटरी सरफेस यानी कि एल्वेलर सरफेस डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो हमने पीछे पढ़ा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन के थ्रू जो पूरी प्रोसेस है तो उसके लिए सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अब सरफेस एरिया कम होगा तो वहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ठीक तरीके से वो टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि कम पहुंच पाएगा। कम पहुंच पाएगा तो हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे। ठीक है, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, वैसे बहुत धीरे-धीरे चलता है। तो वहाँ पर हम जल्दी-जल्दी साँस लेंगे, फिर हमारे क्या बढ़ेगा? टैकीकार्डिया होगा हमको, यानी कि टैकीकार्डिया मतलब जो ज़्यादा साँस लेने को, जल्दी-जल्दी साँस लेने को टैकीकार्डिया बोलते हैं और धीरे-धीरे लेने को हम ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। ठीक है? तो वहाँ पर ये कंडीशन आपको मिलेगी। ठीक है? हाइपोक्सिक कंडीशन बोलेंगे उसको।
नाउ थर्ड वन इज द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी कि ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो कि हमारे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि स्टोन ब्रेकिंग, ऐसी कंपनीज हैं, माइंस हैं, उनमें काम करते हैं, तो उनको उनके अंदर क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सब अंदर जमा हो जाते हैं लंग्स में, जिसकी वजह से वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, उनको बीमारियां प्रोड्यूस होती है। ठीक है। In certain industries, especially those involving grinding or stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with this situation. उसमें जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी की, वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाता है, मतलब वहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो हमारे लंग्स के अंदर जम जाता है। तो लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। अब वो हमारे लंग्स के अंदर जाएगा तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन बन सकती है। ठीक है। फाइब्रोसिस का मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, जो फाइबर्स होते हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे लंग्स में फाइबर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से लंग्स की जो सॉफ्टनेस है वो कम हो जाती है। ठीक है, हार्डनेस बढ़ जाती है, उसको फाइब्रोसिस बोलेंगे। एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। ठीक है, और वो सीरियस, तो वहां पर एक सीरियस कंडीशन बनता है, वहां पे लंग डैमेज भी हो सकता है। ठीक है। सो वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। प्रोटेक्शन के लिए हमको वर्कर्स को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टिव मास्क वियर करने चाहिए। ठीक है। सो अब तक हमने इस पूरे चैप्टर्स में 3 वीडियोज़, 3 लेक्चर्स देखे। उनमें पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का और किस-किस ऑर्गेनिज़्म में किस-किस ऑर्गन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। दूसरे में पूरा मैकेनिज़्म देखा था। तीसरे में हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा था। ये मेजर टॉपिक्स हैं, ठीक है? और कुछ डिसऑर्डर जो कि आपको थोड़े से डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, इनके बारे में हमने देखा है, ठीक है? तो अगर आपको ये मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियोज़ अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना, लाइक करें वीडियो को। और अगर कुछ और चेंज करना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं और क्या चेंज कर सकता हूँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। हम फिजियोलॉजी को कंप्लीट करेंगे इस सीरीज़ में, फिर हम 12th का कोई टॉपिक लेंगे। ओके, सो आप एडवाइस कर सकते हैं कि नेक्स्ट में किस टॉपिक पर वीडियोज़ बनाऊँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।